उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। सर, उनकी आवाज़ का कोई टेप आपके पास है? स्टॉकर ने कहा। टेप नहीं। क्यों? कर्नल कोस्टा ने चौंक कर कहा। जनाब, 0x में उनकी आवाज़ टेप की हुई हो तो तभी उन्हें ट्रेस किया जा सकता है, वैसे नहीं। स्टॉकर ने जवाब दिया। और कोई तरीका बताओ। कर्नल कोस्टा ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा। सर, अगर उनका खून या लिबास या उनसे मुतल्लिक कोई भी चीज़ मिल जाए तो फिर खसूसी फौजी कुत्तों की मदद से उनका सुराग निकाला जा सकता है। वो पूरे तिले ऐब में कुत्तों की मदद से उन्हें ट्रेस करना खासा मुश्किल होगा, लेकिन अगर कुत्तों को 2 ग्रुप बना दिए जाएं और एक ग्रुप होटलों में चेक करे और दूसरा रिहायशी कॉलोनियों में, तो काम हो सकता है। स्टॉकर ने कहा। तुम्हारे पास कितने कुत्ते हैं? कर्नल कोस्टा ने कहा। 20 हैं जनाब, स्टॉकर ने जवाब दिया। और तिले ऐब में कितनी रिहायशी कॉलोनियां हैं? कर्नल कोस्टा ने कहा। जनाब, तकरीबन 20 के करीब तो होंगी। स्टॉकर ने कहा। तुम ऐसा करो कि कुत्तों को लेकर कस्टम सेंटर पर जाओ, वहां उनसे निकलने वाला सामान मौजूद है। वो कुत्तों को सुंघा दो और फिर हर रिहायशी कॉलोनी में एक कुत्ता भिजवा दो। ये लोग होटलों में नहीं रुकते, रिहायशी कॉलोनियों में ही रिहायश इख्तियार करते हैं। और फिर जैसे ही ये ट्रेस हों, तुमने मुझे फौरन इत्तला देनी है। कर्नल कोस्टा ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, दूसरी तरफ से कहा गया। कर्नल कोस्टा ने रिसीवर रख दिया। अब इसके सिवा और क्या हो सकता है? कर्नल कोस्टा ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और फिर यकी बात दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। उसने हेडक्वार्टर इंचार्ज को हुक्म दिया कि वो पूरी ब्लैक फाइटर्स फोर्स को पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेस करने का हुक्म दे दे। और इसके साथ ही रिसीवर रखकर उसने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि अब सिवाय इंतजार करने के और कुछ बाकी ना रहा था। खसूसी हस्पताल के एक कमरे में बेड पर कर्नल डेविड लेटा हुआ था। उसके जिस्म पर सुर्ख रंग का कंबल था और उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर गुस्से के साथ साथ बेबसी के तासुरात भी नुमाया थे कि दरवाज़ा खुला तो कर्नल डेविड ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे से कैप्टन रोसला अंदर दाखिल हो रहा था। सर, आपके बच जाने से बेहद खुशी हुई, कैप्टन रोसला ने सैल्यूट करते हुए मौतमाना लहजे में कहा। हाँ, बच तो गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ बेबस पड़ा हुआ हूँ और वो कर्नल कोस्टा मैदान मार लेगा। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। सर, कर्नल कोस्टा कामयाब होकर भी नाकाम रहे हैं। कैप्टन रोसला ने बेड के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? क्या मतलब? कर्नल डेविड ने चौंक कर कहा। सर, ब्लैक फाइटर्स ने पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेस करके बेहोश किया और अपने एक सेंटर पर ले गए। वहां उन्हें बेहोशी के आलम में जंजीरों में जकड़ दिया गया और उनसे फार्मूला मिला जिसे लेकर कर्नल कोस्टा प्रेसिडेंट हाउस गए और वहां उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट साहब से हुई। ये वही फार्मूला था जिसके लिए पाकिस्तानी एजेंट आए थे। खून के मेकअप वॉश नहीं हुए थे, लेकिन फार्मूला कन्फर्म होते ही ये बात हतमी तौर पर तय हो गई कि यही पाकिस्तानी एजेंट हैं। चनाचा कर्नल कोस्टा ने इस सेंटर इंचार्ज को फ़ोन करके खात्मे का हुक्म दे दिया और इन लोगों की लाशें ब्लैक फाइटर्स के हेडक्वार्टर भिजवाने का कह दिया। लेकिन फिर जब काफ़ी देर हो गई और हेडक्वार्टर लाशें ना पहुंची तो मालूम हुआ कि पाकिस्तानी एजेंट निकलने में कामयाब हो गए हैं और सेंटर के तमाम अफराद हलाक कर दिए गए हैं। अब दोबारा ब्लैक फाइटर्स उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। कैप्टन रोसला ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हें इस तफसील का कैसे इल्म हुआ? कर्नल डेविड ने कहा। सर, GP5 का मुखबिर जो ब्लैक फाइटर्स हेडक्वार्टर में है, उसने मुझे ये इतला दी है। कैप्टन रोसला ने कहा। ओह, फिर तो उन्हें ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ तो बेड पर पड़ा हुआ हूँ। वेरी बैड। अब कौन उन्हें ट्रेस करेगा? कर्नल डेविड ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा हो कि वो क्यों बेड पर पड़ा हुआ है। सर, मैंने इसके लिए कोशिश शुरू कर दी है, कैप्टन रोसला ने कहा। कैसी कोशिश? खुलकर बात करो, कर्नल डेविड ने गुस्सेले लहजे में कहा। सर, ये लोग फार्मूला वापस हासिल करने के लिए लाजमन प्रेसिडेंट हाउस पर रेड करेंगे, इसलिए मैंने प्रेसिडेंट हाउस की खुफिया निगरानी शुरू कर दी। जैसे ही ये लोग वहां पहुंचेंगे, हलाक कर दिए जाएंगे। कैप्टन रोसला ने कहा। तुम अहमक हो, सर से पांव तक अहमक। नॉनसेंस। किसने तुम्हें GP5 में भर्ती किया है? नॉनसेंस। तुम्हारा क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी एजेंट तुम्हारी तरह अहमक होंगे कि प्रेसिडेंट हाउस पर चढ़ दौड़ेंगे? क्या प्रेसिडेंट साहब फार्मूला जेब में रखे हुए बैठे हैं? उन्होंने लाजमन फार्मूला किसी लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया होगा। इस लेबॉर्ट्री के मुतालिक मालूम करो, क्योंकि ये शैतान वहीं रेड करेंगे। कर्नल डेविड ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। ओह,
यस सर, आप वाकई ही बेहद अक्लमंद है सर, कैप्टन रौसला ने भुखलाए हुए लहजे में कहा। हाँ, इसीलिए तो यहाँ बेड पर पड़ा हुआ हूँ। नॉनसेंस, वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में हमारे मुखबिर मौजूद हैं, उनसे मालूम करो। नॉनसेंस, कर्नल डेविड ने गुस्सेले लहजे में कहा। यस सर, कैप्टन रौसला ने जवाब दिया। जाओ, इस लेबोरेटरी को ट्रेस करके मुझे रिपोर्ट दो, जल्दी जाओ, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। तो कैप्टन रौसला उठा और उसने सैल्यूट किया और फिर तेजी से वापस मुड़ गया। नॉनसेंस, ना जाने कहां कहां से अहमक आ जाते हैं GP5 में, कर्नल डेविड ने कैप्टन रौसला के जाने के बाद बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद कैप्टन रौसला दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो कर्नल डेविड चौंक पड़ा। यस, क्या रिपोर्ट है, कुछ मालूम हुआ? कर्नल डेविड ने बेचैन से लहजे में पूछा। सर, फार्मूला रेड लेबोरेटरी भिजवाया गया है। रेड लेबोरेटरी के इंचार्ज डॉक्टर रोनाल्ड को सदर साहब ने वहीं प्रेसिडेंट हाउस में कॉल किया। उन्होंने पहले तो इस फार्मूले को चेक किया और सदर साहब को बताया कि ये असली पाकिस्तानी फार्मूला है। चनाचा सदर साहब ने फार्मूला उनके हवाले कर दिया क्योंकि अब इस पर काम रेड लेबोरेटरी में होगा। कैप्टन रौसला ने मौतबाना अंदाज में बात करते हुए कहा। एक तो हुकूमत ने ना जाने कितने रंगों की लेबोरेटरियां बना रखी हैं, कहाँ है ये रेड लेबोरेटरी? कर्नल डेविड ने मुंह बनाते हुए कहा। खुफिया लेबोरेटरी है जनाब, सेक्रेटरी साइंस को इल्म होगा और इनसे तो आप ही मालूम कर सकते हैं, कैप्टन रौसला ने कहा। फोन ले आओ, मैं मालूम करता हूँ, कर्नल डेविड ने कहा। तो कैप्टन रौसला उठा और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कैप्टन रौसला अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में फोन पीस था। वजारत साइंस के सेक्रेटरी के नंबर मालूम करके उससे मेरी बात कराओ, कर्नल डेविड ने कहा। तो कैप्टन रौसला ने इंक्वायरी से नंबर मालूम किए और फिर बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया और आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, PA2 सेक्रेटरी साइंस। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ ऑफ GP5 सेक्रेटरी साहब से बात करना चाहते हैं, कैप्टन रौसला ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो कैप्टन रौसला ने फोन पीस कर्नल डेविड के कान से लगा दिया क्योंकि कर्नल डेविड का पूरा जिस्म बेड पर क्लिप्ड था। यस सर, सेक्रेटरी साइंस बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ GP5, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। ओह, फरमाइए जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। रेड लेबोरेटरी जिसके इंचार्ज डॉक्टर रोनाल्ड हैं, कहाँ वाक़या है? कर्नल डेविड ने कहा। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या कोई मसला है? सेक्रेटरी साइंस ने चौंक कर कहा। इस लेबोरेटरी में एक पाकिस्तानी फार्मूला सदर साहब ने भिजवाया है और पाकिस्तानी एजेंट इस फार्मूले के पीछे लगे हुए हैं। सदर साहब ने मुझे इस लेबोरेटरी की हिफाजत का हुक्म दिया है, कर्नल डेविड ने कहा। लेकिन वहां भेजे जाने वाले तमाम फार्मूले तो हमारे जरिए भेजे जाते हैं, सेक्रेटरी साइंस ने कहा। यह फार्मूला सदर साहब ने बराह रास्त डॉक्टर रोनाल्ड को प्रेसिडेंट हाउस कॉल करके दिया है, कर्नल डेविड ने कहा। ओह, फिर तो फार्मूला लेबोरेटरी में 2 रोज बाद पहुंचेगा क्योंकि डॉक्टर रोनाल्ड 2 रोज की छुट्टी पर हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि उनकी बहन एक्रीमिया से आई हुई है और वो उनके साथ 2 रोज़ गुजारना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें छुट्टी दे दी, सेक्रेटरी साइंस ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ जाना था उन्होंने? कर्नल डेविड ने चौंक कर पूछा। उनका आबाई घर लिटिल पर्ट सिटी में है, उनके वालिद के नाम पर वर्ल्ड हाउस है, सेक्रेटरी साइंस ने जवाब दिया। वहाँ का फ़ोन नंबर क्या है? कर्नल डेविड ने पूछा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। वैसे ये रेड लेबोरेटरी है कहाँ? कर्नल डेविड ने पूछा। तिले ऐप के मशरकी इलाके में ज़ेर ज़मीन खुफिया लेबोरेटरी है। इसके ऊपर हासपूप नाम की मारूफ टॉय फैक्ट्री है। रास्ता भी इस फैक्ट्री से जाता है, लेकिन कंप्यूटर चेकिंग के बगैर कोई आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता, सेक्रेटरी साइंस ने कहा। ओके, ठीक है, हम अब बखूबी इसकी हिफाजत कर लेंगे, शुक्रिया, कर्नल डेविड ने कहा और इशारा किया। तो कैप्टन रौसला ने फ़ोन उसके कान से हटाकर ऑफ कर दिया। मैं नंबर बताता हूँ, इस नंबर पर मेरी बात कराओ, कर्नल डेविड ने कहा और साथ ही नंबर बता दिए। तो कैप्टन रौसला ने नंबर प्रेस किए और एक बार फिर फ़ोन पीस कर्नल डेविड के कान से लगा दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई थी और फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर रोनाल्ड बोल रहा हूँ, एक भारी और खुश्क आवाज़ सुनाई थी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ GP5, कर्नल डेविड ने तेज़ और सख्त लहजे में कहा। ओह, आपने यहाँ कैसे फ़ोन किया? ये तो मेरा आबाई घर है, डॉक्टर रोनाल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपका ये नंबर सेक्रेटरी साइंस ने मुझे दिया है। क्या आप 2 रोज़ की छुट्टी पर हैं?
कर्नल डेविड ने कहा, हाँ, मेरी बहन एक्रीमिया से आई हुई है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर रोनाल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा, आपको प्रेसिडेंट हाउस कॉल कर सदर साहब ने पाकिस्तानी फार्मूला दिया था। कर्नल डेविड ने कहा, जी हाँ, मगर डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा, अब वो फार्मूला कहाँ है? कर्नल डेविड ने पूछा, मेरे पास है। डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा, सदर साहब ने ये फार्मूला इसलिए तो नहीं दिया था कि आप उसे जेब में डालकर घूमते रहे। ये इंतहाई अहम फार्मूला है और पाकिस्तानी एजेंट उसके पीछे लगे हुए हैं। आपको पहले फार्मूला रेड लेबॉर्ट्री पहुंचाना चाहिए था। कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा, मैंने सदर साहब को बताया था कि मैं 2 दिन की छुट्टी पर अपने आबाई घर जा रहा हूँ। अगर वो हुक्म दें तो मैं ये फार्मूला पहले रेड लेबॉर्ट्री पहुंचा दूं, मगर उन्होंने कहा कि मैं उसे साथ ले जा सकता हूं क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट हलाक हो चुके हैं और अगर वो जिंदा हो तब भी वो लेबॉर्ट्री के चक्कर में पड़े रहेंगे और फार्मूला यहाँ महफूज रहेगा क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं है कि ये फार्मूला मैं साथ ले आया हूँ। आप चूंकि GP5 के चीफ हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा, ठीक है, अगर सदर साहब ने इजाज़त दी है तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी एजेंट हलाक नहीं हुए। वो ब्लैक फाइटर्स के सेंटर से फरार हो गए हैं। मेरा नायब कैप्टन रॉसला GP5 के एक ग्रुप के साथ वहां पहुंच जाएगा। वो आपके मकान की निगरानी करेंगे और अगर ये एजेंट वहां पहुंचे तो उन्हें हलाक कर देंगे। कर्नल डेविड ने कहा, लेकिन आप उन्हें मना कर दें कि वो हमारे घर में कोई मुदाखलत ना करें। डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा, आप बेफिक्र रहें, लेकिन आपने भी मोहतात रहना है। कर्नल डेविड ने कहा, ठीक है, मैं मोहतात हूँ, अब ज़्यादा मोहतात रहूँगा। डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा, आपने किसी को ये नहीं बताना कि फार्मूला आपके पास है। आपने सिवाय सदर साहब के बाकी हर एक को यही बताना कि फार्मूला आपने रेड लेबॉर्ट्री पहुँचा दिया था। इस तरह आप और फार्मूला दोनों महफूज रहेंगे। कर्नल डेविड ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल डेविड ने ओके कहकर फिर इशारा किया तो कैप्टन रॉसला ने फ़ोन हटाकर उसे ऑफ कर दिया। अब तुम ग्रुप लेकर लिटिल पट जाओ और वॉल्ड हाउस की निगरानी इस अंदाज में करो कि पाकिस्तानी एजेंट अगर वहां पहुंचे तो तुम उन्हें हलाक कर सको। कर्नल डेविड ने कहा, यस सर, लेकिन सर उन्हें कैसे मालूम होगा कि फार्मूला वहां है? कैप्टन रॉसला ने कहा, वो शैतान है, उन्हें वो सब कुछ मालूम हो जाता है जो हमें भी मालूम नहीं होता, इसलिए हर तरह मोहतात रहना। कर्नल डेविड ने कहा, और सुनो, इन पाकिस्तानी एजेंटों की हलाकत का क्रेडिट हर सूरत में GP5 को मिलना चाहिए, इसलिए अगर तुमने कोई कोताही की तो मैं अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दूंगा। काश मैं ठीक होता तो फिर उनकी मौत यकीनी थी। बहरहाल जाओ और उनको हलाक करके मुझे रिपोर्ट दो। कर्नल डेविड ने कहा, यस सर। कैप्टन रॉसला ने कहा, और सुनो, अगर तुम कामयाब रहे तो तुम्हें GP5 का नंबर 2 बना दिया जाएगा, ये मेरा वादा है। कर्नल डेविड ने कहा, अगर ये लोग वहां आए तो फिर लाजिमन हलाक हो जाएंगे, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रेड लेबॉर्ट्री पहुंच जाए, हमें वहां की भी निगरानी करनी चाहिए। कैप्टन रॉसला ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, जब वहाँ फार्मूला नहीं है तो फिर वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? और तुम उन्हें नहीं जानते, मैं जानता हूँ। उन्हें हर हालत में मालूम हो जाएगा कि फार्मूला कहाँ है, इसलिए ये वहीं पहुँचेंगे जहाँ फार्मूला है। कर्नल डेविड ने कहा, यस सर। कैप्टन रॉसला ने कहा, और सुनो, अगर ब्लैक फाइटर्स के लोग वहाँ पहुँच जाए तो फिर भी कामयाबी हमें मिलनी चाहिए। कर्नल डेविड ने कहा, यस सर। कैप्टन रॉसला ने कहा, अब जाओ। कर्नल डेविड ने कहा और उसके साथ ही उसने आंखें बंद कर ली तो कैप्टन रॉसला उठा और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। इमरान अपने साथियों समेत रिहायशी कॉलोनी की एक कोठी में मौजूद था। कमरे में इस वक्त इमरान, सालेहा और जूलिया मौजूद थे, जबकि बाकी साथी फ्रंट और उकबी तरफ निगरानी में मसरूफ थे, क्योंकि उन्हें खतरा था कि इस कोठी को भी किस तरह ट्रेस ना कर लिया जाए। इमरान को चार्ल्स की तरफ से कॉल का इंतजार था, लेकिन उसकी अभी तक कॉल ना आई थी। इस पर वाकई हमारे साथ हाथ हो गया है। अच्छा खासा मिशन मुकम्मल हो गया था कि फार्मूला हाथ से निकल गया। सालेहा ने कहा, शुक्र करो जिंदा हो, और ये सब इसलिए हुआ कि इमरान का अपना ऐजाद किया हुआ मेकअप हमारे चेहरों पर है जो वॉश ना हो सका, और फिर इमरान को भी होश आ गया, वरना तो हम सब कब्रों में पड़े होते। जूलिया ने कहा, यहाँ कब्रों में डालने की तकलीफ किसने करनी थी? यूं कहो कि गटरों में पड़े होते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा, चार्ल्स बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया,
यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने कहा। माइकल साहब, पहले तो ये सुन लें कि ब्लैक फाइटर्स का एक खसूसी सेक्शन रॉस की नस्ल के कुत्तों के साथ दिले ऐप के तमाम कॉलोनियों में आपको और आपके साथियों को तलाश कर रहा है। और आपको अगर मालूम ना हो तो मैं बता देता हूँ कि रॉस की नस्ल के कुत्ते मखसूस बू को लाखों में पहचान सकते हैं और इनकी कुव्वत शामा इस कदर तेज होती है कि 500 गज से भी ये मखसूस बू सूंघ लेते हैं। चार्ल्स ने कहा। कितने कुत्ते हैं उनके पास? इमरान ने चौंक कर पूछा। हर कॉलोनी में एक कुत्ता ले जाया जा रहा है, चार्ल्स ने कहा। ठीक है, इसका बंदोबस्त मैं कर लूंगा, तुम असल बात बताओ, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, प्रेसिडेंट हाउस से जो मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक सदर साहब ने रेड लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर रोनाल्ड को प्रेसिडेंट हाउस में कॉल किया और फिर उसे ये फार्मूला दे दिया, चार्ल्स ने कहा। मगर ये रेड लेबॉर्ट्री है कहाँ? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मैंने वजारत साइंस से मालूमात हासिल की हैं। उनके मुताबिक ये लेबॉर्ट्री तिले ऐप के मशरकी इलाके में ज़ेरे ज़मीन वाक़या है। उसके ऊपर हासपूप नाम की टॉय फैक्ट्री है, चार्ल्स ने कहा। डॉक्टर रोनाल्ड के बारे में कोई तफसील? उसका फ़ोन नंबर? इमरान ने पूछा। डॉक्टर रोनाल्ड के बारे में सिर्फ इतना मालूम हुआ कि वो 2 रोज़ की छुट्टी पर अपने आबाई घर जो लिटिल पट में वाक़या है वहाँ गया हुआ है, क्योंकि उसकी बहन एक्रीमिया से आई हुई है और वहाँ वॉल्ट हाउस उनका आबाई मकान है, चार्ल्स ने कहा। क्या डॉक्टर रोनाल्ड प्रेसिडेंट हाउस से बराह रास्त वहाँ गया है या पहले रेड लेबॉर्ट्री गया है? इमरान ने पूछा। ये तो मालूम नहीं हो सका, चार्ल्स ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, शुक्रिया, तुम्हारा मुआवजा पहुंच आएगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम्हारे पास फरनाम्स खुशबू है, इमरान ने सालिया की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने तो यहाँ खुशबू इस्तेमाल ही नहीं की। क्या आपने मेरे पर्स की तलाशी ली थी? सालिया ने चौंक कर पूछा। मैं अगर ख़वातीन के पर्स की तलाशी लेने का आदी होता तो अब तक जूलिया के पर्स में मौजूद अपनी तस्वीर उड़ा चुका होता। तुमने एक बार पर्स मेरे सामने खोला था तो मुझे इसमें फन्नाम्स की बड़ी शीशी नज़र आ गई थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पर्स में तुम्हारी तस्वीर क्यों होगी? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। इसलिए तो मैंने आज तक पर्स में नहीं झांका, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी तस्वीर पर्स में नहीं तुम्हारे दिल में है, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया का चेहरा यकलख्त खिल उठा और सालिया बेइख्तियार मुस्कुरा दी। इमरान साहब, आप फरनाम्स खुशबू को क्यों पूछ रहे थे? ये तो मैं शौकिया साथ रखती हूँ और किसी खास फंक्शन में ही इस्तेमाल करती हूँ, सालिहा ने कहा। रॉस की नस्ल के कुत्तों को डॉज देने के लिए फरनाम्स खुशबू ही इस्तेमाल हो सकती है। ये इस कदर तेज़ और मखसूस खुशबू है कि इसकी मौजूदगी में कुत्ते और कोई भी बू नहीं सूंघ सकते। तुम ऐसा करो, मेरे साथ सब साथियों पर यह खुशबू स्प्रे कर दो, वरना किसी भी लम्हे रॉस की कुत्ते इस कोठी को ट्रेस कर सकते हैं, इमरान ने कहा। सालिया एक झटके से उठी और तेजी से इस कमरे की तरफ बढ़ गई जहां इसका पर्स मौजूद था, जबकि इमरान ने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होती ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। लिटिल पट का यहाँ से राब्ता नंबर दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने कॉरिडोर दबाया और एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इसी लम्हे सालिहा अंदर दाखिल हुई तो उसके लिबास से तेज खुशबू आ रही थी। इसने जूलिया और इमरान पर भी खुशबू का स्प्रे किया और फिर कमरे से बाहर चली गई। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होती ही एक और नुस्वानी आवाज सुनाई दी। वॉल्ट हाउस का नंबर दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने एक बार फिर कॉरिडोर दबाया और टोन ऑन करने पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, वॉल्ट हाउस। एक मुर्दाना आवाज सुनाई थी। यहाँ डॉक्टर रोनाल्ड होंगे, उनसे बात कराएं। मैं मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। ओह अच्छा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। यस सर, डॉक्टर रोनाल्ड बोल रहा हूँ जनाब। थोड़ी देर बाद एक भारी आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा मौतबाना था। प्रेसिडेंट साहब से बात करें, इमरान ने कहा। यस सर, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। हेलो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इमरान ने प्रेसिडेंट की आवाज़ और लहजे में कहा। यस सर, डॉक्टर रोनाल्ड बोल रहा हूँ। डॉक्टर रोनाल्ड ने पहले से ज़्यादा मौतबाना लहजे में कहा। डॉक्टर रोनाल्ड, वो फार्मूला महफूज है, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, मैंने एहतियातन उसे लॉकर में रख दिया है सर, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। लॉकर में? मगर क्यों?
इमरान ने कहा, सर अभी थोड़ी देर पहले GP5 के चीफ कर्नल डेविड की कॉल आई थी। वो पहले तो मुझसे नाराज़ हुए कि मैं फार्मूला लेकर यहाँ लिटिल पट क्यों आया, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि आपकी इजाज़त और हुक्म से ऐसा हुआ है तो उन्होंने मज़ीद मोहतात रहने के लिए कहा और साथ ये भी बताया कि वो अपने ग्रुप में मेरी हिफाजत के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि सिवाय सदर साहब के और मैं किसी को ना बताऊं कि वो फार्मूला कहाँ है, जिस पर मैं परेशान हो गया। यहाँ सिटी बैंक मौजूद है, मैंने मज़ीद हिफाजत के लिए फार्मूला उसके लॉकर में रखवा दिया है। डॉक्टर रोनाल्ड ने जवाब दिया, आपने बहुत अच्छा किया। और सुने, चाहे कोई भी आपसे ये फार्मूला तलब करे, आपने नहीं देना। इमरान ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि फार्मूला इस लॉकर से उड़ाया जा सकता है। जूलिया, जो लाउडर ऑन होने की वजह से साथ बैठी सारी बातचीत सुन रही थी, उसने चौंक कर कहा, हाँ, और ये इत्फाक है कि मैंने सदर इसराइल की आवाज़ और लहजे में बात की तो इसने ये सब कुछ बता दिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुमने किस ख्याल के तहत सदर के लहजे में बात की थी? जूलिया ने कहा, मेरा ख्याल था कि मैं इससे रेड लेबॉर्ट्री के बारे में हिफाजती नुक्ता नज़र के हवाले से तमाम तफसीलात मालूम करूँगा। इस बात का तो मुझे तसव्वुर भी ना था कि इस कदर अहम फार्मूला डॉक्टर रोनाल्ड साथ ले गया होगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? जूलिया ने कहा, सफ्तर और कैप्टन शकील को बुलाओ, हम सब की बजाय ये दोनों वहां जाकर आसानी से फार्मूला हासिल करेंगे। इमरान ने कहा तो जूलिया सर हिलाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कर्नल गॉस्ट अपने ऑफिस में मौजूद था कि पास पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल गॉस्टा बोल रहा हूँ। स्मिथ बोल रहा हूँ जनाब। अभी अभी GP5 के हेडक्वार्टर से हमारे मुखबिर ने इतला दी है कि कैप्टन रॉसला 10 मुसल्ला अफराद के साथ लिटिल पट सिटी गया है। दूसरी तरफ से स्मिथ की आवाज़ सुनाई दी, क्यों, वो वहाँ क्या करने गया है? कर्नल गॉस्टा ने हैरत भरे लहजे में कहा, जनाब, मैंने भी हैरत की वजह से मज़ीद मालूमात हासिल की तो एक अहम बात सामने आई कि कैप्टन रॉसला अस्पताल में कर्नल डेविड से मिलने किया और फिर वापस आकर उसने अपने आदमियों को बताया कि रेड लेबॉर्ट्री का इंचार्ज डॉक्टर रोनाल्ड, जिसे सदर साहब ने पाकिस्तानी फार्मूला दिया है और वो सदर साहब के हुक्म पर फार्मूले समेत अपने आबाई शहर लिटिल पट चला गया है और 2 रोज़ बाद इसकी वापसी होगी। और कर्नल डेविड ने फ़ोन पर इससे बात करके ये बात कन्फर्म कर ली है और अब कर्नल डेविड को यकीन है कि बाकी शियाई एजेंट भी इस बात का सुराग लगा लेंगे। इसलिए कैप्टन रॉसला 10 मुसल्ला अफराद को साथ लेकर डॉक्टर रोनाल्ड की हिफाजत और बाकी शियाई एजेंटों के खात्मे के लिए वहाँ गया है। स्मिथ ने तफसील बताते हुए कहा, ओह वेरी बैड, इस तरह तो क्रेडिट GP5 ले जाएगी, लेकिन यहाँ तिले ऐब में पाकिस्तानी एजेंटों को कुत्तों से ट्रेस किए जाने की क्या रिपोर्ट है? कर्नल गॉस्टा ने कहा, सर, तमाम कॉलोनियों को चेक किया गया लेकिन कहीं भी पाकिस्तानी एजेंटों की निशानदही नहीं हुई। स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन पाकिस्तानी एजेंटों को कैसे मालूम होगा कि फार्मूला डॉक्टर रोनाल्ड के हवाले किया गया है और उसे लिटिल पट अपने साथ ले गए हैं? कर्नल गॉस्टा ने कहा, जनाब, हर तरफ मुखबिर मौजूद हैं, GP5 से भी तो मालूम हो सकता है। स्मिथ ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? कर्नल गॉस्टा ने कहा, जनाब, मेरा ख्याल है कि हम भी लिटिल पट जाकर डॉक्टर रोनाल्ड की निगरानी करें ताकि अगर वाकई ही पाकिस्तानी एजेंट वहां पहुंचें तो हम उनको हलाक कर सकें। सिर्फ 2 रोज़ का मसला है, उसके बाद फार्मूला रेड लेबॉर्ट्री पहुंच जाएगा और फिर वहां की निगरानी की जाएगी। स्मिथ ने कहा, ठीक है, मैं खुद वहां जाऊंगा, तुम साथ चलोगे, इसलिए अपने आदमियों को तैयार करो और फिर मुझे कॉल कर देना। कर्नल गॉस्टा ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल गॉस्टा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल गॉस्टा ने कहा, स्टागर बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से स्टागर की आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल गॉस्टा बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हारे कुत्ते पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेस करने में क्यों नाकाम रहे? मुझे अभी स्मिथ ने रिपोर्ट दी। कर्नल गॉस्टा ने गुस्सेले लहजे में कहा, सर, मैंने बॉस स्मिथ को भी रिपोर्ट दी थी कि गोल्डन स्काई कॉलोनी में जिस आदमी को कुत्ता देकर भेजा गया था उसने बताया कि इस कॉलोनी की कोठी नंबर 20 के सामने कुत्ता रुका और उसका अंदाज बता रहा था कि वो उलझ गया, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गया। स्टॉकर ने जवाब देते हुए कहा, तो इससे क्या साबित होता है? कर्नल गॉस्टा ने मुंह बनाते हुए कहा,
जनाब, कुत्ता वहां उलझता है जहां उसे असल बू के साथ कोई और तेज बू आ रही हो। चनाचा मैंने इस रिपोर्ट के बाद इस आदमी को अकेले वहां भेजा। उसने अभी अभी रिपोर्ट दी है कि इस कोठी से फन्नाम्स की तेज खुशबू उसने सूंघी है, जिसका मतलब है कि यही कोठी हमारा टारगेट है। लेकिन इन लोगों ने असल बू छुपाने के लिए या वैसे ही फन्नाम्स की खुशबू इस्तेमाल की और इस तेज खुशबू की वजह से असल बू दब गई, जिसकी वजह से कुत्ता उलझ गया। स्टॉकर ने तफसील बताते हुए कहा, ओह, फौरन वहां चेक कराओ कि अंदर कौन है और उनकी तादाद कितनी है। कर्नल गास्टा ने कहा, यस सर, मैं अभी मालूम करता हूं सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल गास्टा ने ओके कहकर रिसीवर रखा ही था कि इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो कर्नल गास्टा ने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल गास्टा ने कहा, स्मिथ बोल रहा हूं सर, कारें और आदमी तैयार हैं। स्मिथ ने कहा, अभी स्टॉकर की कॉल आई है। उसने गोल्डन स्काई कॉलोनी की एक कोठी पर शक का इजहार किया है। पहले उसे पूरी तरह चेक कर लें, हो सकता है कि हम पाकिस्तानी एजेंटों को यहाँ घेरने में कामयाब हो जाए। कर्नल गास्टा ने तेज लहजे में कहा, यस सर। स्मिथ ने कहा तो कर्नल गास्टा ने रिसीवर रख दिया। अब वो बेचैनी से स्टॉकर की कॉल का इंतजार कर रहा था। इसकी छठी हिस्स कह रही थी कि स्टॉकर की बात दुरुस्त है। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल गास्टा ने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल गास्टा ने तेज लहजे में कहा, स्टॉकर बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से स्टॉकर की आवाज सुनाई थी। यस, क्या रिपोर्ट है? कर्नल गास्टा ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, सर, इस कोठी में 2 औरतें और 2 मर्द मौजूद थे। मैंने वहां का कॉर्ल की गैस फायर कर दी और वो चारों बेहोश हो चुके हैं। फिर मैंने अंदर जाकर चेकिंग की तो इन चारों ने खसूसी तौर पर फर्नाम्स परफ्यूम को स्प्रे किया हुआ था। स्टॉकर ने रिपोर्ट देते हुए कहा, तुमने इसके सामान की तलाशी ली? कर्नल गास्टा ने कहा, यस सर, वहाँ असलाह भी है और मेकअप का सामान भी और मुख्तलिफ लिबास भी। इसके अलावा और कोई खास चीज़ नहीं है, स्टॉकर ने कहा। लेकिन ये ग्रुप तो 4 मर्दों और 2 औरतों पर मुश्तमिल था और तुम कह रहे हो कि उनकी तादाद 4 है। बाकी 2 मर्द कहाँ गए? कर्नल गास्टा ने कहा, हो सकता है बॉस के वो कहीं बाहर गए हों, बहरहाल वो वापस यहीं आएंगे। स्टॉकर ने कहा, तुम इन चारों को स्पेशल पॉइंट पर भिजवा दो और खुद अपने एक आदमी समेत वहीं ठहरो और जैसे ही उनके 2 साथी आए तुमने उन्हें भी बेहोश कर देना है। कर्नल गास्टा ने कहा, सर, क्यों ना उन्हें हलाक कर दिया जाए? स्टॉकर ने कहा, तुमने बताया है कि तुमने उन्हें कॉल टी गैस से बेहोश किया है। कर्नल गास्टा ने कहा, यस सर, ये इंतहाई जोर असर गैस है। स्टॉगनर ने जवाब दिया, ऐसी सूरत में इनके होश में आने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता, इसलिए जब तक मुकम्मल चेकिंग ना हो जाए इस वक्त तक मामलात को फाइनल नहीं किया जा सकता। कर्नल गास्टा ने कहा, यस सर। स्टॉगर ने जवाब दिया, मैं खुद स्पेशल पॉइंट पर रहूँगा। इन दोनों के आने पर तुमने उन्हें भी बेहोश कर देना है और यहाँ पहुँचा देना है। कर्नल गास्टा ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल गास्टा ने रिसीवर रख दिया और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने यके बाद तीसरे कई नंबर प्रेस किए। यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया, कर्नल गास्टा बोल रहा हूँ स्मिथ, तुम अपने आदमियों के साथ लेटर पर चले जाओ, मैं भी यहाँ मसरूफ हूँ। वहाँ तुमने ख्याल रखना है कि GP5 कामयाब ना हो जाए। कर्नल गास्टा ने कहा, यस सर। स्मिथ ने कहा तो कर्नल गास्टा ने रिसीवर रखा और उठकर खड़ा हो गया ताकि स्पेशल पॉइंट पहुँच सके। कार जैसे ही गोल्डन स्काई कॉलोनी के मेन चौक से होकर कॉलोनी में दाखिल हुई तो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ सफ्तर यकलख्त चौंक पड़ा। उसके साथ ही उसने कार को एक साइड पर करके रोक दिया। क्या हुआ? साथ बैठे हुए कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा, हमारी कोठी की निगरानी हो रही है। सफ्तर ने कहा, कैसे मालूम हुआ? कैप्टन शकील ने चौंक कर कहा, मैंने कोठी के गार्ड रूम के रोशनदान पर सब्ज रंग की पट्टियां तैरती हुई देखी हैं। आओ मेरे साथ, पहले वापस चलते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर अंदाज में चेकिंग हो सकेगी। सफ्तर ने कहा और कार से नीचे उतर आया। दूसरी तरफ से कैप्टन शकील भी नीचे उतरा और फिर वो दोनों इस तरफ को वापस चल पड़े जिधर से कार आई थी। 200 गज चलने के बाद सफ्तर रुक गया और मुड़कर इस कोठी की तरफ देखने लगा जिस पर उनकी रिहाइश थी। वो देखो, गार्ड रूम के रोशनदान के शीशे पर। सफ्तर ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो और ये निगरानी कोठी के बिल्कुल सामने दरख्त से क्रॉस टोन के जरिए की जा रही है। कैप्टन शकील ने कहा, हमें उकपी तरफ से अंदर जाना चाहिए। सफ्तर ने कहा, उकपी तरफ भी यकीनन निगरानी होगी और यहाँ तो गार्ड रूम के रोशनदान की वजह से चेक हो गया, लेकिन शायद उकपी तरफ ये निगरानी चेक ना हो सके और हम पर फायर खोल दिया जाए। इससे पहले इस निगरानी करने वाले को पकड़ना होगा। कैप्टन शकील ने कहा, ठीक है।
फिर हमें चक्कर काट कर उकबी तरफ से जाना होगा। आओ, सफ्तर ने कहा और वो दोनों तेजी से कार की तरफ बढ़ते कार की साइड से होकर आगे बढ़ गए। उनके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो चहलकदमी के लिए घर से निकले हों। थोड़ी देर बाद वो दोनों इस दरख्त के नीचे से गुजरे जिस पर उनके ख्याल के मुताबिक निगरानी करने वाला मौजूद था कि यकलक सफ्तर ने कोट की जेब से हाथ बाहर निकाला और दूसरे लम्हे चटक की आवाज़ के साथ ही पिस्टल से निकलने वाला छोटा सा कैप्सूल घने दरख्त के अंदर फायर हो गया। ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी और फिर एक दुबला पतला आदमी नीचे गिरता दिखाई दिया। दूसरे लम्हे हल्के से धमाके से वो एक ऊंची झाड़ी पर गिरा और फिर पलटकर जमीन पर आ गिरा। ऊपर चढ़कर देखो, क्रॉस टून मशीन वगैरह दरख्त पर नस्ब होगी, सफ्तर ने कहा तो कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और दरख्त पर चढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद वो दरख्त के ऊपर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वापस नीचे आया तो उसके हाथों में एक छोटी सी मशीन मौजूद थी। चलो, तुम कोठी के फाटक पर मौजूद कॉल बेल बजाओ और जब फाटक खुलेगा तो मैं इस आदमी को उठा कर ले आऊंगा, सफ्तर ने कहा तो कैप्टन शकील ने मशीन वहीं झाड़ियों के करीब रखी और तेजी से चलता हुआ सड़क क्रॉस करके फाटक की तरफ बढ़ गया। लेकिन जब फाटक के करीब पहुंचकर कैप्टन शकील ने छोटे फाटक को दबाया तो वो अंदर से बंद ना था। कैप्टन शकील अंदर दाखिल हो गया और सफ्तर होंठ भींचे वहीं खामोश खड़ा रहा। ऊंची झाड़ियों की वजह से ओट में पड़ा हुआ दुबला पतला आदमी नजर न आ रहा था, इसलिए वो एतमीनान से खड़ा था। थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील छोटे फाटक से बाहर आया और उसने कोठी खाली होने का इशारा किया तो सफ्तर ने इधर उधर देखा और फिर वहां किसी को ना पाकर उसने झुककर इस आदमी को उठाकर कांधे पर लादा और मशीन उठाकर वो तेजी से दौड़ता हुआ सड़क क्रॉस करके कोठी के अंदर दाखिल हो गया। तुम कार ले आओ, मैं इसे बांधता हूँ, सफ्तर ने कहा तो कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ वापस चला गया। लेकिन जब सफ्तर इस आदमी को उठाए कमरे की तरफ बढ़ गया और इसने इस सोफे की कुर्सी पर डाल दिया और मशीन को एक तरफ रख दिया, उसके साथ ही वो मुड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ कोठी के दूसरे कमरों में घूमने लगा। जब पूरी कोठी का चक्कर काटकर और सटोर से रस्सी का बंडल लेकर वो वापस इस कमरे में पहुंचा तो कैप्टन शकील भी वापस आ चुका था। सफ्तर दूसरी कार गिराज में मौजूद है, इसका मतलब है कि इमरान साहब साथियों समेत खुद नहीं गए, कैप्टन शकील ने कहा। मैंने चेक कर लिया है, उन्हें बेहोश करके यहाँ से ले जाया गया है। ये आदमी शायद हमारी वापसी का मुंतजिर था, अब ये खुद बताएगा कि इमरान साहब को कहाँ ले जाया गया है, सफ्तर ने कहा और फिर कैप्टन शकील के साथ मिलकर इसने इस आदमी को कुर्सी पर रस्सी के साथ बांध दिया। पानी ले आओ ताकि इसके हलक में डालकर उसे होश में लाया जा सके, सफ्तर ने कहा तो कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ साइड पर मौजूद बाथरूम की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक जग था। सफ्तर ने दोनों हाथों से उसके जबड़े भींचे और कैप्टन शकील ने जग से पानी उसके हलक में उंडेल दिया। जब 2-3 घूंट पानी उसके हलक से नीचे उतर गया तो सफ्तर ने हाथ हटा लिए और कैप्टन शकील भी पीछे हट गया। तुम उकबी तरफ जाकर चेक करो, हो सकता है कि उसका कोई साथी यहाँ मौजूद हो, सफ्तर ने कहा। पूछ-कुछ में ज्यादा देर मत लगाना, हो सकता है कि इमरान और साथियों की जिंदगी खतरे में हो, कैप्टन शकील ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद इस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोल दी और उसके साथ ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बंधा होने की वजह से वो सिर्फ एक जगह पर ही कसमसा कर रह गया। सफ्तर ने कोट की अंदरूनी जेब से एक तेज धार खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ, इस आदमी ने इधर उधर देखते हुए कहा। तुम इस कोठी में हो जिसकी निगरानी कर रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है, सफ्तर ने संजीदा लहजे में कहा। ओह, मगर तुमने मुझे चेक कैसे किया, मैं तो घने दरख्त में छुपा हुआ था, इस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। गार्ड रूम के रोशनदान पर क्रॉस टून की मखसूस रेस नजर आ गई थी, लेकिन चूंकि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इसलिए सजा के तौर पर तुम्हारी एक आंख निकाल देनी चाहिए, सफ्तर ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसका खंजर वाला हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और कमरा इस आदमी के हलक से निकलने वाली करबनाक चीख से गूंज उठा। इसकी एक आंख का ठेला खंजर की नोक से निकलकर बाहर आ गिरा था। इसके साथ ही इस आदमी ने इंतहाई करबनाक अंदाज में दाएं बाएं सर मारना शुरू कर दिया और इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मसक हो रहा था। फौरन मेरे सवालों का जवाब देते जाओ, वरना दूसरी आंख के साथ साथ नाक, कान और उंगलियां बिगड़ जाएंगी। जवाब देने की सूरत में हमें सिर्फ तुम्हें बेहोश करके चले जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो, सफ्तर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। रॉबर्ट, मेरा नाम रॉबर्ट है, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो, मैं सारे हर सवाल का जवाब दूंगा तुम्हारे, रॉबर्ट ने तकलीफ की शिद्दत से तड़पते हुए कहा।
तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है, GP5 या ब्लैक फाइटर से? सफदर ने इस तरह सख्त लहजे में कहा। ब्लैक फाइटर से, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। हमारे साथी कहाँ हैं? दुरुस्त जवाब देना वरना, सफदर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। स्पेशल पॉइंट पर थॉमस रोड की कोठी नंबर 18A ब्लॉक, वो स्पेशल पॉइंट है ब्लैक फाइटर्स का, रॉबर्ट ने जवाब दिया। और फिर सफदर ने इसकी तमाम तफसील मालूम कर ली कि किस तरह रॉस की नस्ल का कुत्ता इस कोठी के सामने उलझ कर रह गया था, जिस पर यहाँ चेकिंग की गई तो यहाँ 2 मर्द और 2 औरतें मौजूद थी। कर्नल गोस्टा को इतला दी गई तो उन्होंने इन चारों को बेहोश करके स्पेशल पॉइंट पर भिजवाने और यहाँ निगरानी को जारी रखने का हुक्म दिया, और इस सिलसिले में वो यहाँ मौजूद था। तुम कितनी बार इस स्पेशल पॉइंट पर गए हो? सफदर ने पूछा। Press the bell icon.